नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं इधर उधर। कुछ बच्चे बोलते हैं कि ज़रूरी है, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं है ज़रूरी। किस बेसिस पर आप बोलते हो दोस्तों? किसी ने आपको बोल दिया, बस आप मान लिए उस बात को। किसी ने आपको बोल दिया हाँ, अर्थमेटिक के बिना भी हो जाएगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ हाँ, बिना उसके हो जाएगा, आपने मान लिया। बहुत लोग मान लिए, चलो मैं मानता हूँ। मैं तो यही बोलूँगा, अपने पक्ष में ही बात करूँगा, 70% लोग मान लिए कि हाँ हो जाएगा। क्यों? मैंने जो बोला वो सही है क्या? 30% की बात करता हूँ, चलो ठीक है, इधर उधर से आए होंगे, सुन लिए होंगे कि हाँ इसके बिना नहीं हो सकता, मान लिए। क्यों? आपने क्या देखा, क्या सोचा? बस बोला किसी ने, आपने मान लिया। एक्सपीरियंस आपने कितना किया उस चीज़ को? तो इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं 2 साल तैयारी किया हूँ। जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अभी कर रहे हो, 2016 के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन। 2016 2017 पूरा करने के बाद 2017 के जो आखिरी में एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी पीओ का, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फाइनल सिलेक्शन था, मेंस एग्ज़ाम मैंने बहुत सारे क्लियर किए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई पीओ, बहुत सारे एग्ज़ाम। रिसेंटली भी अभी जो एग्ज़ाम पिछले साल का हुआ था, जिसका मार्क्स मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, 50 में 37 मार्क्स, 50 में 37 मार्क्स, वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ कितने बार। अब वो भी मैंने हमेशा आप लोगों को बोला विदाउट अर्थमेटिक। क्यों? उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सिर्फ ना उसमें आके, मतलब ना गुस्से में आकर कि हाँ नहीं आप मुझे फॉलो करते हो नहीं करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो चीज़ें बताऊँगा ना, आप रिलेट कर पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ आपकी तरह। आप जहाँ पर हो ना, जो जो चीज़ें आप लोग फेस करते हो, वो सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ। इसलिए जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप उस चीज़ को रिलेट करोगे, डेफिनेटली करोगे। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को आप बोलोगे हाँ यार, ये तो हमारे साथ भी होता है। तो सुनिएगा, बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। फिर भी 8 से 15 मिनट का हो ही जाता है वॉइस मैसेज। दोस्तों, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। और होता क्या है ना, हर ऑफलाइन कोचिंग का एक बुक होती है, जिस बुक में टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस होता है। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सारे टॉपिक एक 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 करके, जिसमें कि 50-100 क्वेश्चंस होते हैं। और उनका काम ही वही होता है, वो पढ़ाना। जो मैथ्स के हमारे फैकल्टी आते थे पढ़ाने के लिए, तो उनका काम ही होता था कि उनको सिलेबस कंप्लीट कराना है, उनको सारे टॉपिक पढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स के टीचर हैं, उनको करवाना है वो चीज़। वो तो करवाएंगे ही ना। वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे यार ये चीज़ तुम मत करो, इसके बिना हो जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे। उनका काम है वो चीज़ करना। आप एक स्टूडेंट से पूछिए। मैं एज अ स्टूडेंट बात करूंगा, मैं एज अ टीचर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एज अ स्टूडेंट ही आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। क्योंकि एज अ टीचर तो फिर मैं आपको ये भी बोलूंगा ना यार, कि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए। जैसे कि जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैं तो बोल देता हूँ छोड़ दो, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट बोलता हूँ छोड़ दो भाई, कोई मतलब नहीं है। बट एज अ टीचर मेरा काम है वो चीज़ को पढ़ाना आप लोगों को। अगर आप लोग मुझे पैसे दे रहे हो पढ़ने के लिए, कोर्स अगर मुझे पूरा कंप्लीट कराना है, आपने एक रीजनिंग का कोर्स लिया है, तो रीजनिंग के कोर्स में वो भी आता है, बट मैं नहीं पढ़ाता। आपको क्या लगता है वो चीज़ मुझे नहीं आती इसलिए नहीं पढ़ाता? ऐसा नहीं है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए, उसके बिना भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब इसका मतलब गलत निकालते हैं लोग। तो पहले तो मैं बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, थोड़ा सा आप पहले रिलेट करिए और फिर सोचिएगा, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप चाहो तब तक सुनना, तो वैसे सुनोगे तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो हमको बुक्स मिल चुकी थी। पहले दूसरे दिन में, तीसरे दिन में हमको बुक्स मिल गई थी। अब उस बुक में क्या होता था कि जब हमको पता होता था कि हाँ सर कल परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं, तो पूरे परसेंटेज के जो 50-100 क्वेश्चन होते थे ना, मैं पहले ही घर में बना के चले जाता था। सारे के सारे क्वेश्चन मैं घर में पूरा बना लेता था। मुझे टाइम लगता था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट ऐसा नहीं था कि मुझे वो टॉपिक आते नहीं थे, बचपन में पढ़ा था मैंने अच्छे से, आते थे वो सारे टॉपिक, मैं बनाकर लेकर चले जाता था। विद इन टाइम नहीं बना पाता था, 20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व नहीं होते थे, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व होते थे, सारे के आंसर आते थे। और जब वहाँ पर सर बनाते थे क्वेश्चन, आंसर पूछते थे, मैं सबसे पहले आंसर देता था, सर ये है आंसर, सर ये आंसर। सर 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, बाकी के हमको होमवर्क देते थे कि ये 50 क्वेश्चन आप जाकर बनाओ। मैं बनाता था घर आकर। परसेंटेज खत्म हुआ, फिर रेशियो खत्म हुआ, फिर एवरेज खत्म हुआ, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक खत्म होते गए होते गए होते गए, कोचिंग खत्म हो गई हमारी। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आने लगा, यार पढ़ तो सब कुछ लिया हूँ, कोर्स तो पूरा मैंने खत्म कर लिया, पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एग्जाम में मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते,
क्योंकि मैं एग्जाम में जब भी जाता था मैं क्या करता था, सिंप्लीफिकेशन बनाता था, अप्रॉक्सीमेशन बनाता था, क्वाड्रेटिक बनाता था, नंबर सीरीज बनाता था, डीआई बनाता था। अर्थमेटिक के एक दो क्वेश्चन बना पाता था, बाकी के बना ही नहीं पाता था। अगर मैं किसी एग्जाम में पहले अर्थमेटिक बनाने की कोशिश करता था तो मेरे नंबर बहुत कम आते थे, क्योंकि फिर मेरा डीआई छूट जाता था, नंबर सीरीज छूट जाता था। अर्थमेटिक के चक्कर में दूसरी चीज़ें छूटने लग गई थी, जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती थी, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। मुझे पता था हाँ ये 15-20 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, वो चीज़ें छूटने लगी। आता सब कुछ था, आता सब कुछ था, पर स्पीड नहीं थी। आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो सर्च करोगे ना, 2016 का आपको एक वीडियो मिलेगा, आता सब कुछ है पर स्पीड नहीं है, क्या करें। उस समय बहुत वायरल हुआ था ये वीडियो, बहुत लोगों ने देखा था। उस समय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उस समय 20-30 हज़ार व्यूज़ बहुत बड़ी बात होती थी। मेरा नया नया चैनल था, मेरे 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे, 30-35-40 हज़ार तक वो व्यूज़ में पहुँच गया था वो वीडियो। आता सब कुछ है पर स्पीड नहीं है, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक पर बनाया था उस चीज़ को। दोस्तों होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज़ को कर रहे हैं बट उस चीज़ से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको उसका अल्टरनेटिव खोजना होता है। मैं ये नहीं बोलता यार कि आपको अर्थमेटिक नहीं आना चाहिए, मुझे आता है, पूरा का पूरा आता है, फिर भी मैं क्यों मना करता हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे 70% स्टूडेंट्स की तरफ से क्या सुनने को मिलता है, सर अर्थमेटिक नहीं हो पा रहा, सर क्या करें, सर हम अर्थमेटिक के लिए बहुत परेशान हैं, सर अर्थमेटिक की वजह से हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, सर अर्थमेटिक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर अर्थमेटिक नहीं हो पा रहा है हमसे, हम बहुत मेहनत कर चुके हैं, हम 2-2 कोर्स देख लिए, हम 3-3 कोर्स देख लिए, बेस्ट से बेस्ट मेथड कर लिए, प्रैक्टिस भी बहुत कर लिए, पर फिर भी नहीं हो पा रहा है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, ये सब चीज़ें कोई नंबर सीरीज़ के लिए बोलता है, कोई सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के लिए बोलता है क्या, कि सर मैं पिछले 4 महीनों से सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे से नहीं हो पा रहा है। सोचिए इस चीज़ को, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या वो ऐसा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन जिस पर इतना समय देने के बाद भी उसमें आपको दिक्कत आए एग्जाम में? शुरू में हो सकता है 1 आध महीना आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आप बहुत कम क्वेश्चंस बना पा रहे होगे, लेकिन एक समय के बाद आप बनाने लग जाते हो, लेकिन वो चीज़ अर्थमेटिक में नहीं हो पाती। उसका रीज़न क्या है पता है दोस्तों? बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, और ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, चाहे आप रीजनिंग पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप क्वांट पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ना बंद कर दो यार। एक बार आपने कर लिया ना कोर्स टॉपिक वाइज पूरा, बंद कर दो। उसके बाद अब मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस सेट्स बनाओ, जितने प्रैक्टिस सेट्स बनाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंसेप्ट आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक डीआई का आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसमें कंसेप्ट यूज़ होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना कि हाँ क्या होता है टाइम एंड वर्क, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो आप उन कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, इतना अच्छा कि आप कोई भी ईजिली सॉल्व कर लोगे दूसरे क्वेश्चंस को। लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि आप वो एक एक नंबर वाले जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो 50, 100, 200, 400 बना लोगे तो आप एक हाई लेवल का अर्थमेटिक डीआई सॉल्व कर लोगे, तो ये गलत बात है। करके देख लेना, नहीं हो पाएगा। कोशिश करके देख लेना। आपने किया होगा, हो सकता है आपने 1 कोर्स देखा हो, 2 कोर्स देखा हो, 3 कोर्स देखा हो, आपने 50, 100, 200 क्लासेस देख ली हो। एक हाई लेवल का डीआई उठाना दोस्तों, ऑलिव बोर्ड ओपन कर लो, स्मार्ट कीड़ा ओपन कर लो, प्रैक्टिस मॉक ओपन कर लो, ये 3, इन 3 के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको इनके आगे। इनमें भी मैं यही बोलूँगा, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक भी नहीं, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक भी अच्छे रहते हैं, लेकिन तीनों में अगर मैं 2 को रिकमेंड करूँ तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस मॉक प्राइस कम है, आप ले सकते हैं। ऑलिव बोर्ड प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो दोनों में जो भी आप अफोर्ड कर सको, टेस्ट जोन का ज़रूर दे के देखना। मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया था ना, मेरे होश उड़ गए थे। मैं यहाँ पर ना लिंक दूंगा ना कुछ, अपना हिसाब से जहाँ से खरीदना है खरीद लो। तो यहाँ पर कोई प्रमोशन की भी बात नहीं होती कि सर को तो अपना लिंक प्रमोट करना है, नहीं यार, नहीं करना है। आप जहाँ से खरीदना है खरीद लो, लेकिन आप एक बार ना फ्री टेस्ट देकर देखना। मेंस लेवल एसबीआई पीओ मेंस का एक मॉक उठाना, उसके डीआई सॉल्व करना, आपको लेवल का समझ में आ जाएगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें, आईबीपीएस पीओ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, क्वेश्चन छोड़ो यार, क्या टॉपिक होता है, आप लोगों ने कभी देखा है सिलेबस अच्छे से? जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता, वो सिर्फ क्लैरिकल में होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो सिर्फ क्लैरिकल में होता है। आप कभी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, जो कि टॉप के 2 एग्जाम होते हैं, उनका सब्जेक्ट का नाम देखना, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, डीआई के क्वेश्चन मिलेंगे, कैसलेट मिलेंगे, और जो सेट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वैसे आपको मिलेंगे। और उनका लेवल कभी आप देखना, वैसे वैसे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं वो स्टूडेंट्स
जो सिर्फ अर्थमेटिक के पीछे नहीं भागते, लेकिन हाँ उनके अर्थमेटिक के कंसेप्ट हाँ बचपन में पढ़े थे, थोड़ा बहुत याद है सर, बाकी आप थोड़ा सा बता दो हमको, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, बाकी हम बना लेंगे। तो कंसेप्ट के पीछे जाओ ना यार। पीएचडी करने बैठे हो क्या कि पेपर क्लियर करना है? यही चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने 1 साल अपना बर्बाद किया, 1.5 साल अपना बर्बाद किया कि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन मुझसे बन जाए। मुझे ऐसा लगता था 35 में 35 मिल जाए, 35 में 35 मिल जाए। बाद में सोचा 35 में 35 मत मिले यार, क्या दिक्कत है, 30 भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है, प्री तो निकल जाएगा मेरा। और ये मैं पीयू की बात कर रहा हूँ, क्लैरिकल में तो पूरे 35 भी बना लोगे आप लोग अगर हाई। यार खुद सोचो यार, जो बंदा ट्रक चला पा रहा है क्या वो कार नहीं चला पाएगा? खुद सोचिए इस चीज़ को, कॉमन सेंस की बात है। जो बंदा कार चला रहा है क्या वो बाइक नहीं चला पाएगा? थोड़ी तकलीफें आएगी पर चला तो लेगा ना यार। क्यों? क्योंकि उसको उससे ज़्यादा लेवल की चीज़ आती है, तो छोटे लेवल की चीज़ तो वो डेफिनेटली कर लेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट जब आप उस चीज़ में प्रो हो जाओगे ना, एकदम हाई लेवल का डीआई कोई भी उठा के दे दो, हम तो बना लेंगे। उस समय कोई अगर आपके सामने अर्थमेटिक का कोई एक मिसलेनियस क्वेश्चन फेंकेगा तो क्या आप नहीं बना पाओगे? बना लोगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए पर बना लोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओ। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मेरे मैथ्स का आप पुराना रिकॉर्ड जिनको पता है उनको पता, जो नए नए बच्चे आते हैं ना यहाँ पर, अभी अभी जो ज्वाइन किए हैं, 1 आध साल हुआ है, 6 महीना हुआ है, 8 महीना हुआ, आपको पुरानी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है ना। आपको हिस्ट्री पता नहीं है, आप प्रेजेंट में जी रहे हो सिर्फ। थोड़ा सा हिस्ट्री पता कर लीजिए दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। एक टाइम था जब मेरे मैथ्स में एसबीआई पीओ के पेपर में जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स तो छोड़ो, मेंस की बात करते हैं। मेंस में 1.25 मार्क्स थे, सिर्फ 1.25 मार्क्स आउट ऑफ 50। उस समय मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया, 2 4 5 पेपर मैंने क्लियर किए। उसके बाद मैं लोगों को पढ़ाने भी लगा और उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर क्लियर हुए। अगर मैं बोलूँ अप्रॉक्स बोलूँ तो, काउंटिंग तो छोड़ दो, अप्रॉक्स ही अगर बोलूँ तो कम से कम 2000 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से क्वांट में टॉपर भी बन चुका है एक बंदा। 50 में से 37 पॉइंट समथिंग IBPS PO के पेपर में, जो कि कोई बंदा सोचने का भी नहीं सोचेगा। मतलब 15 17, मैं तो लोगों को यही बोलता था 15 17 ला लो, आप सिलेक्शन ले लोगे। वो बंदा 35 36 नंबर लेकर आया था। कैसे ले आया यार? भरोसा होता है ना एक, वो भरोसा आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। यार मुझे क्या मिलेगा? मैं तो आपको यही बोलूँगा, आप कर सकते हो तो करो, बिल्कुल करो, मैं कभी मना नहीं करता हूँ। लोग क्या होते हैं ना, भड़काते हैं। आप दूसरे टीचर को जाके भड़काते हो, अंकुश सर तो ऐसा बोल रहे हैं, अंकुश सर तो वैसा बोल रहे हैं। अरे भैया मैं क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ को भी तो समझो। मेरे पास अगर कोई एक स्टूडेंट आ रहा है, बोल रहा है सर मुझसे ये नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो मैं उसको क्या ये बोलूँगा भाई छोड़ दो तुम तैयारी, तुमसे नहीं हो पाएगा? मैं उसको कुछ कुछ अल्टरनेटिव खोज कर दूंगा ना, कि नहीं चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ दूसरे तरीके से करते हैं, आप इस तरीके से करके देखो। वो मेरा नज़रिया है यार। और इस पर ना लोगों ने मुझे हैवान बना दिया है कि हाँ अंकुश सर तो ऐसा बोलते हैं, अंकुश सर अपोज करते हैं अर्थमेटिक, खुद भी नहीं पढ़ाते और बोलते हैं अर्थमेटिक मत पढ़ो मत पढ़ो। मैं पढ़ा दूंगा भाई, मुझे क्या है यार, मैं तो पढ़ा दूंगा। पर उन बच्चों का फिर क्या होगा जो बच्चे अर्थमेटिक नहीं बना पाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी? आप लोगों को क्या लगता है वो लोगों ने कोर्सेस नहीं देखे होंगे जो आप लोग देख रहे हो? नहीं देखे होंगे क्या? अरे मैं भी देख देख के बैठा था यार, मैं भी कितना पैसा खर्चा किया हूँ, अपने कोचिंग का कोर्स किया हूँ, फिर उसके बाद मैंने स्टडी IQ का भी कोर्स लिया था, वो भी मैंने देखा था। बहुत सारे टीचर्स को मैंने यूट्यूब पे फॉलो किया था। आता सब कुछ था पर नहीं बनता था एग्जाम में। क्या कर लेंगे फिर? कितना भी अप्रोच सीख लो किसी से, कितना भी अप्रोच सीख लो, सिर्फ वो 10% लोग ही आगे बढ़ते जाएंगे जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है ना, वो आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, आप नहीं बढ़ पाओगे। और आप ना उनके चक्कर में, क्योंकि वो आपको बोल रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ही होगा वरना नहीं होगा, अरे भैया अपना अल्टरनेटिव दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, कुछ तो सोचो, तब तो आगे बढ़ोगे। मैं क्यों बोलता हूँ कि एक टॉपर ही आगे नहीं निकलता, एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा आगे निकलते हैं। उसके पीछे का रीज़न ही ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट अपनी कमियों को पहचान लेना, ये मेरी कमी है, इसका कुछ अल्टरनेटिव मुझे खोजना है, वो आगे निकल जाएगा डेफिनेटली। और 50% एवरेज स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं। आप अपना अल्टरनेटिव नहीं खोजना चाहते हो, आपको अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा दोस्तों। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बोलने से कुछ नहीं होता, उसका कुछ अल्टरनेटिव खोजिए। है बिल्कुल अल्टरनेटिव है, क्यों नहीं है यार? ट्राई तो करके देखो। आप ट्राई ही नहीं करना चाहोगे, अगर आप डर डर के रहोगे नहीं 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 होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा यार फिर? अब जैसे इंग्लिश के लिए हज़ारों बच्चे ऐसे बस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बातों में, बिना ग्रामर के नहीं हो सकता यार। हम ऐसे ही ले आते हैं 25 30 नंबर, 30 में से 25 26 27 नंबर मैं ऐसे ही ले आता हूँ बिना ग्रामर। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ग्रामर का जी कुछ नहीं पता भैया, ग्रामर वैमर।
लेकिन नंबर मेरे आराम से 20 से ऊपर आते हैं, आराम से। कुछ लोगों को लगता है कि तुक्का मार के सर ले आते हैं। अच्छा, तुक्का हर बार सही होता है? तुक्का दोस्तों, तुक्का नहीं होता ये चीज़, उसका अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव क्या होता है? आप रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता बहुत अच्छे से। एक बंदा ऐसा है जो 8वीं पास है, लेकिन वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है कि आप उसकी जैसी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। वो सिर्फ 8वीं पास है, उसको वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आती। वो स्पेलिंग मेरे से पूछता है, मैं बोला भाई इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, तेरे को स्पेलिंग नहीं आती? उसने बोला नहीं भाई, बस बोलना आता है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, अल्टरनेटिव होता है ना कुछ। आपको सोचना है, मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों। मेरा काम है आपको समझाना, और मेरा काम जो है ना वो एक एवरेज स्टूडेंट को समझाना है। टॉपर्स को समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो कर लेंगे यार। उनको मैं नहीं भी बोलूँगा ना मत करो, फिर भी अगर उनकी क्षमता है करने की तो करेंगे। और करो यार, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर सकते हो तो। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप टॉप करते हो, पूरे नंबर लाते हो, बहुत अच्छी बात है। पर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर इंसान हो। आपको हमेशा से फेलियर ही मिलेगा, नहीं। आप अल्टरनेटिव खोजो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आप कर सकते हो, बिना उसके भी हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, और जो भी उसके बदले में आपको करना है ना, उस पर पूरा फोकस दीजिए अपना। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, फ़ायदा मिलेगा। करके देखो तो सही। करना ही नहीं चाहोगे तो फिर बात अलग है। बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। और मैंने कभी ये नहीं कहा, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, बहुत से लोग ऐसे जो बोलते हैं अंकुर सर अर्थमेटिक के लिए मना करते हैं। मैं कभी मना नहीं करता हूँ दोस्तों। मैं ये बोलता हूँ मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके पीछे मत भागो, उनके पीछे मत भागो। आप अर्थमेटिक डीआई बनाओ ना यार, मैं तो खुद बोलूँगा आप दिन के 10 अर्थमेटिक डीआई बनाओ। लेकिन अर्थमेटिक क्वेश्चंस के पीछे ही क्यों भागते हो कि वो मिसलेनियस वाले एक एक नंबर, एक एक नंबर? अरे एक नंबर, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक नंबर मिलेगा। पर एक अर्थमेटिक डीआई का अगर आप कंसेप्ट थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को समझ गए ना, तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये क्यों नहीं सोचते? बड़ा सोचो ना यार, कहाँ छोटा वोटा चक्करों में पड़े हुए एक एक नंबर के। प्री के क्वेश्चन हलवा होते हैं, वो कुछ भी नहीं होते हैं। जब आप हाई हाई लेवल के डीआई बनाओगे ना, ये सब चीज़ें आपको एकदम हलवा हलवा लगेंगी। करके देखिए कभी। जब करोगे ना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। जब तक करोगे नहीं ना, तब तक आप लोगों को यही लगेगा कि यार मैं गलत सलाह दे रहा हूँ। मैं गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं वो सलाह दे रहा हूँ जो बेनिफिशियल है उनके लिए, जो नहीं कर पा रहे हैं। जो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर पा रहे हो तो दूसरों को कम से कम ना बहकाओ मत दोस्तों। आप कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज़ दूसरा भी कर पाएगा। दूसरा किसी दूसरे तरीके से करेगा, लेकिन वो कर ज़रूर लेगा। चाहे वो किसी भी तरीके से करे, वो कर ज़रूर लेगा। कभी किसी को कम मत समझिए। और ये चीज़ गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ भैया, जितने लोग मेरे से पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों को लगता होगा 100-200 पढ़ते, 100-200 नहीं पढ़ते, बहुत लोग पढ़ते हैं। 500 से 1000, 1500, 2000 बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं भले, पर पढ़ते बहुत लोग हैं। और मैं गारंटी देता हूँ जब सिलेक्शन होंगे ना, तो ये लोग जवाब देंगे उस चीज़ का कि हाँ भाई हमने किया इस चीज़ से। आप सोचते रह जाओगे कि यार कैसे कर लिया, कैसे कर लिया। आप बैठे रह जाओगे, क्योंकि आप अपना अप्रोच नहीं चेंज करना चाह रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि जो चीज़ नहीं हो पा रही उसी को करते रहें, करते रहें, करते रहें। अप्रोच चेंज करके देखो, नज़रिया चेंज करके देखो। करोगे वही चीज़, अर्थमेटिक करोगे आप, लेकिन अर्थमेटिक डीआई के थ्रू, मिसलेनियस क्वेश्चंस के थ्रू नहीं। सिर्फ नज़रिया चेंज करने की बात है दोस्तों, और कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप समझते हो, बहुत अच्छी बात है, रिलेट कर पाए होगे मेरी चीज़ों से, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ झेला था। जब मुझसे नहीं हो पा रहा था, मैंने अपने मेथड्स चेंज किए, मैंने सब कुछ चेंज किया। एग्ज़ाम में जाकर क्या होता है ना, वो शॉर्टकट्स ट्रिक जो होते हैं ना, जो हम पढ़े रहते हैं कोचिंग में और कोर्सेज़ देखकर या क्लासेस देखकर, वो याद नहीं आते। नहीं आते यार, कितना मर्जी कर लो। मैं क्यों स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यार शॉर्टकट के पीछे मत भागो। एग्ज़ाम में जाके वो शॉर्टकट ना, अगर आपके दिमाग में आना होगा ना, खुद ही आ जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, शॉर्टकट खुद आपके दिमाग से निकल कर आएगा, यार इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने जो शॉर्टकट याद करके गए हो वही आपके दिमाग में तुरंत आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो समझिए बातों को। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। गुड नाइट।